आज विश्लेषण की शुरुआत सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के हेल्थ बुलेटिन के साथ, क्योंकि 5 दिन बीतने के बाद भी सपा संस्थापक की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उधर उनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। मंदिर से मस्जिद तक प्रार्थना हो रही है, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, क्योंकि अब भी मुलायम की तबीयत नाजुक बनी है। लेकिन उनके समर्थकों को भरोसा है कि मुलायम जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि राजनीति की हर जंग जीतने वाले मुलायम सिंह यादव स्वस्थ होकर जरूर लौटेंगे। पुत्र मुलायम सिंह हैं, मन है मुलायम, इरादे लोहा हैं, कि हमारे नेताजी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ किया जाए। ये हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। मुलायम का लौह संघर्ष, शहर शहर जीवन यज्ञ। एक 120 घंटे बाद भी नहीं हुआ सुधार, धरती के डॉक्टर से पुकार। प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, हे प्रभु हमारे नेताजी को जीवन दान दें। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हों, दीर्घजीवी हों और जल्द स्वास्थ्य लाभ करें। मंदिरों में दुआओं का दौर जारी। 12 किलोमीटर पैदल चलकर मस्जिद में चादर चढ़ाई। गुड़गांव में एडमिट हैं, तो उनको शिफाए कामला मिले, ये दुआ की गई। दुआ कराई अल्लाह से कि उनको जल्दी से जल्दी वो ठीक होएं। कार्यकर्ताओं की आंख भर आई, मुश्किल वक्त में अखिलेश ने हिम्मत बढ़ाई। मंदिर मस्जिद में प्रार्थना, धरती पुत्र के लिए जीवन साधना। समाजवादी योद्धा का संजीवनी संकल्प। कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ में असर होता है, लेकिन जब 5वें दिन मुलायम की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो सपा का एक कार्यकर्ता फूट फूट कर अखिलेश यादव के सामने रोने लगा। उसे देखकर अखिलेश यादव भी भावुक हो गए और उस कार्यकर्ता को ढाढ़स बताते नजर आए। अब सबकी नजरें कल आने वाली हेल्थ रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि मुलायम के लिए 24 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी का आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। हमारी भारत माता के विकास में कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ के रखने का प्रयास करेगी, उसका नाम है समाजवाद। जिसकी एक आवाज पर पूरा समाजवाद इकट्ठा हो जाता था। स्वागत और सम्मान जितना ही बड़ा होता है, ज्यादा होता है। जिसकी एक हुंकार से विरोधी गश खाने लगते थे। जिसकी एक ललकार कार्यकर्ताओं में जोश भर देती थी। आज समाजवाद की उस योद्धा की तबीयत ने उनके चाहने वालों को मायूस कर दिया है। पिछले 120 घंटे से मुलायम सिंह यादव की तबीयत नाजुक है। डॉक्टर दिन रात उनके इलाज में लगे हैं, लेकिन अब उनके समर्थकों का धैर्य भी जवाब देने लगा है, क्योंकि जब 5वें दिन मुलायम की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तो एक समर्थक फूट फूट कर रोने लगा। समर्थक रोते हुए अखिलेश यादव से बाबूजी यानी नेताजी को बचाने की गुहार लगा रहा था। दूसरी तरफ
बेबस अखिलेश उस रोते हुए कार्यकर्ता को ढांढस बंधा रहे थे। मेदांता से आई इस तस्वीर ने हर किसी को मायूस कर दिया है, क्योंकि जब से मुलायम की खराब तबीयत की खबर आई है, हर कोई दिल में गुबार दबाए बैठा है। लेकिन जब ये कार्यकर्ता रोने लगा तो अखिलेश भी खुद को नहीं रोक पाए। मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती धरती पुत्र मुलायम सिंह की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। 120 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसमें भी उनकी स्थिति क्रिटिकल बताई गई है और वो जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि राजनीति की हर जंग जीतने वाले मुलायम सिंह यादव स्वस्थ होकर जरूर लौटेंगे। कहते हैं दवा से ज्यादा दुआ में असर होता है। यही वजह है कि इस वक्त हर कोई धरती पुत्र की सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। हर कोई अपने इष्ट देव को खुश कर मुलायम के लिए शक्ति साधना कर रहा। देखिए, अभी क्रिटिकल हालात हैं, खतरे से बाहर नहीं है। कल स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ था। हमें उम्मीद है और हमारी दुआएं हैं अल्लाह पाक से कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर हमारे बीच में दोबारा आएं। और हमें पूरी उम्मीद इसलिए भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर उनके लिए दुआएं हो रही हैं। में हम तो यही कामना करें, पहले जल्दी से स्वस्थ होकर के माननीय नेताजी अस्पताल से घर आवे और हम लोगों को सदैव आशीर्वाद देते रहे। यही मैंने आज कामना किया है। कानपुर में सपा नेताओं ने 12 किलोमीटर पैदल चलकर दादा मियां दरगाह पर चादर चढ़ाई और मुलायम के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। वहीं आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने अबू आला दरगाह में मुलायम की सलामती की चादर चढ़ाई। कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। अबू लाला आगरा की बहुत ही कहा जाए प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ उन्होंने चादर पोशी की है, अल्लाह से दुआ मांगी है कि जो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है, उनकी हालत जो चिंताजनक बनी हुई है, चमत्कार करें और कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो बेहतर हों और फिर से वो समाजवादी पार्टी का मार्गदर्शन करें। मुलायम सिंह यादव के लिए न सिर्फ सपा नेता बल्कि प्रसपा और भाजपा और दूसरे तमाम राजनीतिक दलों के नेता उनके लिए मंगल कामना कर रहे। हर किसी की प्रार्थना है कि समाजवाद का सबसे बड़ा योद्धा जल्द स्वस्थ हो जाए। तो बड़े ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जमीन के स्तर पर परिश्रम किया है। हमारे उनसे वैचारिक मतभेद रहेंगे, वो अलग बात होती है, राजनीति के अंदर वो होता है, परंतु इस प्रकार का नेता वास्तव में शताब्दियों में निर्मित होता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार जो है वो रहे, वो विधायक रहे, 7 बार के सांसद हैं वो। तो ऐसा व्यक्ति हम तो ये प्रार्थना करें वो स्वस्थ हो। नेताजी के लिए हम लोगों के पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं है, भावना है। कभी कभी भावना शब्दों से ज़्यादा महान होती है। नेताजी का व्यक्तित्व महान व गौरवशाली है। हम लोगों की प्रभु से कामना है, प्रार्थना है कि प्रभु की कोई कृपा हो नेताजी पर। हम लोगों का एक जीवन जिनका एक कम करके नेताजी को दे दें और नेताजी को स्वस्थ करें। अब सबकी निगाहें शुक्रवार को आने वाली हेल्थ रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि जिस तरह की हेल्थ रिपोर्ट गुरुवार को आई उससे अगले 24 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुलायम सिंह यादव मौजूदा राजनीति के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनकी मौजूदगी दलगत राजनीति से कहीं ऊपर है, क्योंकि जब से उनकी खराब तबीयत की खबर आई, मेदांता में नेताओं का तांता लगा हुआ है। न सिर्फ सपा बल्कि भाजपा और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी मुलायम का हालचाल जानने के लिए मेदांता पहुंच रहे हैं, उनकी सलामती की कामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम का मेदांता अस्पताल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पटा है। जितने नेता अंदर हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर। रात होती है तो नेता घर चले जाते हैं और सुबह होने पर फिर वापस अस्पताल आ जाते हैं। पिछले 5 दिनों से यह सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल इस मुश्किल वक्त में कोई भी अपने नेता को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि न सिर्फ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव मैदांता में मौजूद हैं, बल्कि हर दिन मैदांता में नेताओं का तांता लगा है। बुधवार को लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मैदांता पहुंचे थे, जहां काफी देर तक
दोनों ने अखिलेश से मुलायम की तबीयत का हाल चाल जाना। जी, और हम लोग आए और पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई यदि निरोग हो जाए। तो डॉक्टर को लालू प्रसाद यादव से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मुलायम से मिलने पहुंचे, जिन्होंने जाते वक्त हर संभव मदद की बात कही। दरअसल जब से खबर आई है, नेता लगातार मेदांता पहुंच रहे, क्योंकि इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से लेकर सब अपनी अपनी तरफ से मिलकर मुलायम के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर चुके हैं। पहले भी एक बार हम आए थे उनके हालचाल पूछने। अखिलेश जी से आज मुलाकात हुई, उन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले 1-2 दिन में कुछ सुधार हुआ है उनकी सेहत में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ बनाए। नेताओं का आना और मुलायम का हाल चाल जानना बताता है कि मुलायम मौजूदा वक्त में उस चुनिंदा पंक्ति के नेताओं में शामिल हैं जिसकी पहुंच दलगत राजनीति से कहीं ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने, मुलायम सिंह यादव से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं राजभर के मंच पर पाठक की, गठबंधन की आहट की। ये सवाल उस तस्वीर के बाद खड़ा हो गया जिसमें ओम प्रकाश राजभर और ब्रजेश पाठक एक साथ नजर आए। तो सवाल खड़ा हो गया कि क्या राजभर का भाजपा के साथ गठबंधन होने वाला है। ये सवाल उठा ही था कि उससे पहले योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने नो वैकेंसी का वीटो लगा दिया। राजभर के मंच पर पाठक, गठबंधन की आहट। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं। देखिए 17 साल से हमारा उनका संबंध है, जब वो बसपा में थे तब से हमारा उनका संबंध है। अनिल राजभर का ऐलान, ओपी के लिए नो वैकेंसी वाला फरमान। उनकी जगह जो भाजपा पार्टी में कहीं दिखाई नहीं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं। बलिया से आई इस तस्वीर ने यूपी का सियासी पारा गर्म कर दिया है, क्योंकि जब से एक मंच पर ओम प्रकाश राजभर और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए, तब से ही सवाल खड़ा हो गया कि क्या भाजपा ने खुले दिल से राजभर को अपना बनाने का मन बना लिया है। क्योंकि बलिया के जिस कार्यक्रम में दोनों नेता हाथों में हाथ डालकर नजर आए, उसे दोनों ही निजी कार्यक्रम बता रहे और साथ में अपनी 17 साल पुरानी दोस्ती की कहानी सुना रहे। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्या तो 2024 में साथ आएंगे क्या ओम प्रकाश मुख्यमंत्री जी? देखिए 17 साल से हमारा उनका संबंध है, जब वो बसपा में थे तब से हमारा उनका संबंध है। हम भी बसपा में थे, पिछले कार्यकाल में हम भी 18 महीना मिनिस्टर थे, वो भी मंत्री थे। हमारा उनका संबंध है। लेकिन राजनीति में ऐसे ही कुछ नहीं होता, हर बात में कोई बात जरूर छिपी होती है। क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब राजभर कई बार भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुके हैं। फिर चाहे राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भाजपा के पक्ष में वोट करना हो या फिर राजभर का अपने बेटे के साथ जाकर सीएम योगी से मुलाकात करना हो। बीते 5 महीने में कई ऐसे मौके आए जब राजभर भाजपा के साथ खड़े नजर आए। दूसरी तरफ भाजपा ने भी राजभर को निराश नहीं किया, उनकी इस वफादारी का इनाम वाई कैटेगरी की सुरक्षा से दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राजभर का भाजपा से गठबंधन होगा, क्योंकि जब से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राजभर के साथ वाली ये तस्वीर आई है, तब से यूपी की सियासी फिजाओं में एक ही सवाल गूंज रहा, क्या राजभर फिर से भाजपा के साथ मिल जाएंगे। कल एक तस्वीर सामने आई जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक साथ एक मंच पर नजर आए और उसके बाद यूपी के सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओम प्रकाश राजभर जल्द बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, क्या फिर से एक बार वो बीजेपी के साथ जाएंगे। क्योंकि बलिया में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे और वहां पर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। लेकिन राजभर से भाजपा के गठबंधन की बात शुरू होने से पहले ही योगी सरकार में मंत्री
अनिल राजभर ने नो वैकेंसी का बोर्ड टांग दिया है, जिन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा में राजभर के लिए कोई जगह नहीं। जो अपने जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो, सुबह कुछ कहता हो, दोपहर का कुछ कहता हो, शाम को फिर कुछ कहता हो, जिसको अपने पुरखों से कोई लेना देना नहीं, अपने महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने मेहरारू की बात करता हो, वो राजनीति में कितने दिन टिकेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या ओपी राजभर के खिलाफ अनिल राजभर का ये वीटो काम करेगा, क्योंकि राजनीति के जानकार राजभर की सावधान यात्रा में भी दूर की राजनीति देखते हैं। जानकारों की माने तो राजभर का लखनऊ से पटना तक यात्रा करना न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि बिहार में नीतीश कुमार के खेल को खराब करने का भी लक्ष्य है, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वोटर है जो नीतीश कुमार के लिए वोट करता है। ऐसे में अगर राजभर ने थोड़ा भी उससे तोड़ लिया तो 24 तक इसका इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब एकदम सीधा है, जीत से ज्यादा दूसरों का खेल खराब करना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या राजभर की छड़ी को भाजपा का सहारा मिलेगा, क्योंकि जब से अखिलेश यादव और बसपा ने राजभर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया तब से ही राजभर एक साथी की तलाश कर रहे। अब क्या उनकी तलाश भाजपा पर जाकर खत्म होगी या फिर बात मंच साझा करने से शुरू होकर दोस्ती की कहानियों पर खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की, जो फिर एक बार अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में। संगीत सोम ने विजयादशमी के मौके पर शस्त्र का ऐसा संगीत छेड़ा कि विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार नहीं है जब संगीत ने ऐसा विवादित बयान दिया है। संगीत सोम का विवादित बयान, शस्त्र आह्वान पर घमासान। इसीलिए मैंने आपसे बताया ना कि शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा और फिर से राजपूत समाज शस्त्र। सोम का शस्त्र संगीत। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने शस्त्र संगीत की ऐसी धुन छेड़ दी है कि पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूरे प्रदेश की राजनीति धधकने लगी है। हमारी जनसंख्या घटती जा रही है, अरे आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो करनी साहब, लेकिन जितनी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है। बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए, इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर इन शस्त्रों की जरूरत हमें ही पड़े। क्योंकि विजयादशमी के मौके पर जब पूरा देश विजय का उत्सव मना रहा था, तब भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम एक विशेष आबादी का जिक्र कर राजपूत समाज को शस्त्र उठाने का पाठ पढ़ा रहे थे। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आतंक फैलता जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को कहा जा रहा है कि सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, उसके लिए राजपूत समाज को ही फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो न सर से धड़ अलग करने की कोई बात करेगा, न देश में आतंक की बात करेगा, न देश में आपस में भटकाव की बात करेगा। आपको बता दें कि संगीत सोम मेरठ में राजपूत उत्थान सभा की तरफ से आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो भड़काने वाली कही जा रही। विजयदशमी कार्यक्रम में बोलते हुए संगीत सोम ने कहा कि दरअसल अब राजपूतों को फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसी ताकतें हैं वो लगातार कहीं न कहीं विरोध के सुर उठा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर तन से जुदा करने वाले जो लोग हैं, जो गैंग है, उसके लिए एक बार फिर से राजपूतों को शस्त्र उठाकर उन्हें जवाब देना होगा। हालांकि पहली बार नहीं है जब सोम का संगीत भड़काता हुआ नजर आया हो। इससे पहले भी संगीत सोम कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार जो बात संगीत सोम ने कही वो मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुरी तरह चुभ गई। जैसा कि उन्होंने इस बारे में अपना विचार रखा, ठीक है, वो कानून कुछ भी बनाए, ठीक है, बेहतर है। अगर पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तमाम दिक्कतें हैं। भाई देखिए, औलाद की जो नेमत है ये रब की नेमत है, रब देता है। लेकिन अगर हमारी प्रशासन को लगता है कि इस पर रोक लगानी चाहिए तो ठीक है, वो करें, लेकिन किसी धर्म, किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट न किया जाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या सोम का ये शस्त्र संगीत अपनी सियासत चमकाने के लिए है या वाकई लोगों को भड़काने के लिए, क्योंकि कई बार नेता जाने अनजाने में
ऐसी बात बोल जाते हैं जिसके भविष्य में दूरगामी परिणाम होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं बर्फिस्तान में ऑपरेशन जिंदगी की, क्योंकि 48 घंटे बीतने के बाद भी 13 ट्रैकर्स लापता हैं। गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 शव बरामद हुए, लेकिन खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन गया है। उधर लापता ट्रैकर्स के परिजनों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। 48 घंटे बाद भी 13 ट्रैकर्स लापता, मौसम फिर हुआ खफा। बर्फिस्तान में ऑपरेशन जिंदगी। उत्तराखंड में आए बर्फीले तूफान को 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 13 ट्रैकर्स का कोई पता नहीं चला, क्योंकि गुरुवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 शव मिले, जिसमें बरामद हुए शवों की संख्या 16 हो गई है, लेकिन बाकी बचे ट्रैकर्स कहां हैं ये किसी को नहीं पता। और अब खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन गया है, क्योंकि ग्लेशियर एरिया में फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को खराब मौसम के कारण एक बार फिर से रोक दिया गया है और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन था, लेकिन खराब मौसम के चलते पूर्ण रूप से बाधा मौसम रेस्क्यू अभियान में बन रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मातली के इस हेलीपैड पर, जहां आप देख सकते हैं कि वायुसेना के इस विशेष चॉपर को अभी यहीं पर खड़ा किया गया है और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इसी विशेष चॉपर की मदद ली जाएगी। उधर लापता हुए ट्रैकर्स के परिजनों की सब्र का बांध टूटने लगा है। कोई हमें बताने को राजी नहीं है कि हमारे फैमिली मेंबर का क्या है, उनकी डेड बॉडी के साथ क्या होगा। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा किसी को हम पूछने जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमने सारे कोर्स कर रहे हो, NIM से कोर्स कर रहे, क्वालिफाइड है, हमें बोलो, हम खुद अपना डेड बॉडी उठा के लाते हैं जो हमारे रिलेटिव वहाँ पे फंसे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी पर हुए हिमस्खलन में करीब 56 ट्रैकर्स फंस गए थे। ये तूफान इतना भयानक था कि हर तरफ बर्फ और बर्फ ही थी। ट्रैकर्स का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन इस मुसीबत वक्त में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बर्फिस्तान से 16 डेड बॉडी को निकाला। लेकिन सवाल उन 13 ट्रैकर्स का है जो अभी भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।